नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 फरवरी के जो भी एडिटोरियल्स हैं, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स उनके बारे में। और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से जो भी एडिटोरियल्स हैं उनके बारे में समझा सकूं, और कम से कम समय में और बहुत कम कंटेंट देंगे, क्योंकि द थिंग इज़ कि कंटेंट देना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि आप जो टॉपिक है उसको समझ पाओ, जिससे आपको वो लंबे समय तक आपके माइंड में वो रहे, उसको मेमोराइज़ कर पाओ, और एग्ज़ाम में जब पॉसिबल हो उसको यूज़ कर पाओ, ठीक है? तो पहला जो टॉपिक है वो है विकसित भारत के बारे में। एक्चुअली पिछले 2 से 3 साल से पीएम मोदी कई बार 15 अगस्त स्पीच में लाल किले से, और कई बार 26 जनवरी पे भी, और 1-2 प्रोग्राम में ना कई बार बात कर चुके हैं वो विकसित भारत के बारे में, कि इंडिया को ना विकसित बनाना है बाई 2047 तक। 2047 तक इंडिया को क्या बनाना है? ये मोदी ने बोला 2047 से इंडिया को विकसित भारत बनाना है। लेकिन इस वीडियो में ना इस एडिटोरियल्स में राइटर बोल रहे हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए ना इंडिया को अपना जो पर्टिकुलर जो मॉडल है ना, इंडिविजुअल उस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो मॉडल है ना, जैसे एक मॉडल आया था बेसिकली, टॉप मतलब एक कंसेप्ट था डेवलप कंट्रीज का, जिसको बोलते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। मतलब उसमें फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज, उस तरह की चीज़ें बात की जाती थी, लिबरलाइजेशन वगैरह के बारे में, ठीक है? लेकिन एक चीज़ देखा गया कि उस कंसेप्ट से ना बहुत सारी कंट्रीज में ना जो लोग हैं उनकी इनकम तो बढ़ी, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी उनकी इंडिविजुअल, ठीक है? लेकिन कंट्री बहुत ज़्यादा एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाई उससे, बहुत एक अच्छे लेवल पर ग्रोथ नहीं आ पाई। तो इसी तरह से ना और भी जैसे मॉडल है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एक है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जिसमें देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं, कंपनी है, उनको सपोर्ट किया जाता है। जिससे वो जब वो शुरुआत में स्टार्टिंग में ना उनको एक सपोर्ट गवर्नमेंट ट्राई करती है देने का, जिससे फॉरेन जो भी प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में आ रहे हैं बाहर से, और जो क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेटर है, तो उन पे टैरिफ लगा के, जिससे जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट है ना, जो कंपनी उनके जो सामान है, गुड है, वो सेल हो पाएँ, वो इंडिया में बेच पाएँ और बाहर उनको एक्सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है? और सपोर्ट कई तरह से हो सकती है, सब्सिडी वगैरह, तो ये भी एक मॉडल है। तो इसी तरह से ना हम चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक चीज़ देखते हैं ना, क्या किया ना, जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत सारी कंट्रीज़ को क्लासिफाई करती है एज़ पर नो पर कैपिटा इनकम, कि इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम है ना, उसके बेसिस पे कि वो कंट्री पुअर कंट्री है, मतलब क्या बोलते हैं, डेवलपिंग लीस्ट डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है, नो, या डेवलप कंट्री है, तो उस कैटेगरीज में। तो जैसे पहला जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो है लोअर डेवलप कंट्रीज़ का, ठीक है? लोअर डेवलप जो लोअर, या बोलूँ मैं लीस्ट डेवलप कंट्री। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने क्या किया ना कि कंट्रीज़ को 4 उसमें डिवाइड कर दिया है पर कैपिटा इनकम बेसिस पे। तो पहली कंट्री है लो इनकम कंट्री, जिसमें इंडिविजुअली जो पर कैपिटा इनकम है ना वो $1135 से कम होती है, ठीक है? जो पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, $1135 से कम होती है लो इनकम कंट्रीज़ में। जैसे अफ़गानिस्तान है, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ है, जैसे मालदीव है, अफ़गानिस्तान है, जितने भी अफ्रीकन में तो मोस्टली कंट्री लो इनकम कंट्रीज़ ही हैं, ठीक है? अफ्रीका में जैसे टोटल 50 कंट्री ऑलमोस्ट, ठीक है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से हाँ 70 से 80 जो कंट्री है ना, 70 से 80% जो कंट्री है, ऑलमोस्ट 40 कंट्री, वो तो लो इनकम कंट्रीज है, ठीक है? उसके बाद जो नाम आता है वो आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ का। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जिनमें जो पर कैपिटा इनकम है ना वो 1136 से लेके 4465 डॉलर तक होती है। कितनी? 1135 से 4465 डॉलर तक, 4465 डॉलर तक पर कैपिटा इनकम होती है। फिर उसके बाद नाम आता है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ का, जिसमें जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो होती है 4466 से लेके 13845 तक, ठीक है? और उसके बाद नाम आता है हायर इनकम कंट्रीज़ का, जिसमें आपकी जर्मनी, जापान वगैरह, वो उस तरह की ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उनका नाम आता है, ठीक है? और कुछ बोल सकते हो आप, जो नॉर्दिक कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है? स्वीडन वगैरह, उनका नाम आता है। तो वो है, पर उसमें जो पर कैपिटा इनकम होती है वो 13,846 डॉलर से ज़्यादा होती है, 13,846 डॉलर से ज़्यादा होती है। और ऐसी जो कंट्रीज़ ना पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 58 है, ठीक है? और अब अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करोगे तो इसमें यूएसए, ठीक है? चाइना, मैक्सिको। वैसे यूएसए आपको हायर इनकम कंट्रीज में उसमें लिस्ट में मिलेगा, मैं इसमें नहीं डाला, ठीक है? गलत मैं थोड़ा ये थोड़ा क्योंकि यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? इसमें चाइना और मैक्सिको आता है अपर में, ठीक है? और जो लोअर मिडिल इनकम में इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश वगैरह, ये सब आते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो आप बस 5 फिगर याद रखो, 1135 डॉलर से लेके, जो डॉलर से कम है वो लोअर इनकम है, 1135 से ज़्यादा है
और 4465 तक जो डॉलर में है के बीच में पर कैपिटा इनकम है वो लोअर मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ में होती है, और जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो पर कैपिटा इनकम है वो 4000 जो 4465 से डॉलर से लेके $13,845 तक, और हायर में अब $13,846 45 से ऊपर की मतलब $40 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो चीज़ है। तो अब राइटर बात कर रहे हैं जैसे कुछ कंट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो राइटर ने बोला है कि पिछले 80 साल में अच्छा वो एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं कि ना जैसे लोअर इनकम कंट्रीज़ होती हैं, लो इनकम कंट्रीज़, फिर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, फिर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़, फिर हायर इनकम कंट्रीज़। ये बोलो ना जो स्लैब्स में डिवाइड कर रखा है कंट्रीज़ को, एक स्लैब से ना दूसरे स्लैब्स में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंट्रीज़ को। और पिछले 80 सालों में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो 2 स्लैब भी पार कर पाई हैं। मतलब हार्डली एक जो कंट्रीज़ है ना पिछले 80 साल में, वो लो इनकम में से या तो लोअर मिडिल इनकम बन गई हैं, या लोअर मिडिल इनकम में से अपर मिडिल इनकम बन गई हैं। मतलब ठीक है, वो चीज़ बोल रहे हैं वो। बोला एक ही स्लैब पार कर पाया है पिछले 80 सालों में। और वो कंट्री जो एक से ज़्यादा जो स्लैब्स है वो पार कर गई हैं, उनका नाम है जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, ठीक है, और सिंगापुर वगैरह। तो राइटर बोल रहे हैं ना कि इन कंट्रीज़ में ना ऐसा क्या हुआ कि ये कंट्रीज इतना आगे बढ़ पाई और इतना ये हायर डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल हो पाई। ठीक है, इनमें मतलब ऐसी क्या पॉलिसीज आई थी, इनकी जो गवर्नमेंट थी कैसी थी। तो जैसे पहले कंट्रीज़ की बात की, वो जापान की बात की है। तो इन्होंने बोला 1945 से पहले या फिर वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था उससे पहले जापान की स्थिति बहुत ख़राब थी। ठीक है, लेकिन 1945 के बाद से लेकर 2025 तक जापान ने बहुत प्रोग्रेस की, और जापान ने जो मेजरली फोकस किया था वो क्या था, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट्स पर। ठीक है, जापान ने टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट पर बहुत फोकस किया था। तो ये चीज़ मतलब राइटर बोल रहे हैं। उसके बाद राइटर नाम ले रहे हैं साउथ कोरिया का। ठीक है, जो एक साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, उसका नाम ले रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, और जापान भी उसी में आती है, साउथ ईस्ट एशिया में। राइटर बोल रहे हैं कि जो साउथ कोरिया है वहाँ पे ना 1988 तक तो ना डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही। ठीक है, जैसे हिटलर हिटलर जैसे जर्मनी में हिटलर का राज था उसी तरह से। तो डिक्टेटरशिप थी 1988 तक, लेकिन उसके बाद उस वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। लेकिन उन्होंने एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ ये बोली है कि जब वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, जो कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा अच्छा हुआ। डेवलपमेंट ठीक है, मैं सब वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, एटलीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब राइटर बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, जैसे इंडिया को ना कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई प्लांट लगाना है, तो वहाँ पे वो पहले ज़मीन लेगी। ज़मीन लेने के लिए जो लैंड एक्विजिशन के लिए पहले उसको ना बहुत सारा कहते हैं ना कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उस पे उससे जाना पड़ेगा। तो कई बार इंडिया में जब भी प्रोजेक्ट लगते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो लैंड है लीगल राइट है, और ज़मीन ज़मीन किसी से लेना ना हो तो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो गवर्नमेंट को ना सालों लग जाते हैं, कई बार 2 से 3 से लेके 5-5 10-10 साल भी लग जाते हैं कि ज़मीन ना क्योंकि वहाँ पे जो रेसिडेंट होते हैं वो मना कर देते हैं, या कोई एनवायरमेंटल इशू आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से। तो कई बार इंडिया में ना डेमोक्रेसी की वजह से जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो हार्म होती है कंट्री की। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि साउथ कोरिया में 1988 तक डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ अच्छी हुई। ठीक है, इंडस्ट्री की। ताइवान में क्या है, ताइवान आपको पता है काफ़ी इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है। ताइवान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। वहाँ के जो सेमीकंडक्टर हैं और जो चिप वगैरह है, जो आपको पता है मोबाइल फ़ोन से लेके आपके आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब में यूज़ होते हैं वो। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान काफ़ी आगे। ठीक है, तो वो एक रीज़न है। मतलब उन्होंने ताइवान ने किया कि उन्होंने की एरियाज़ पर फोकस किया, सभी कंडक्टर है, चिप है, और इनका जो एक्सपोर्ट है ना बहुत मोनोपलाइज है। बहुत कंट्रीज ऐसी नहीं है जहाँ पर ये चिप फॉर्म मैन्युफैक्चर होती हैं। तो जो भी इन पर्टिकुलर क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स को बनाता है, गुड्स को बनाता है, उसकी ना वर्ल्ड में ग्लोबल में एक्सपोर्ट के मामले में ट्रेड में ना काफ़ी एक ना इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। एक चीज़ है। और उसके बाद सिंगापुर के बारे में भी राइटर ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप थी, और उसी की वजह से वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ मिल पाया। ऑल्दो जो सिंगापुर है एक आइलैंड कंट्री है, और काफ़ी छोटी सी कंट्री है। ठीक है ना, अगर लैंड एरिया की बात किया और पॉपुलेशन की भी बात की जाए, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ उन्होंने दिखा है। अब राइटर बात करें इसमें आर्टिकल में मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में। तो मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? ठीक है, मिडिल इनकम ट्रैप ये होता है कि भाई कोई कंट्री क्या बोलते हैं लो इनकम से क्या बोलते हैं लोअर इनकम से मिडिल इनकम में तो आ गई, लेकिन अब वहाँ पर वो फंस गई, वहाँ वो फंस जाती है, वहाँ पे वो आगे उसको ग्रोथ करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब वो राइटर ने बोला है लिखा है कि इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। उसने बोला जैसे कि भाई जैसे ही कंट्री लो इनकम से मिडिल इनकम में आती है,
तो वहाँ पे एक तरह से जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, राइट्स हैं, वो उसके बारे में उसके प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो जाती है। तो वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, लेबर राइट हो जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, इनोवेशन की कमी होती है, इनोवेशन उतनी नहीं आ पाती। ठीक है, तो एक लेबर कॉस्ट, फिर दूसरा इनोवेशन, तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लिमिटेड होता है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ ही इंडस्ट्री में होता है, कुछ ही सेक्टर में होता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना, सेमीकंडक्टर है वगैरह, चिप है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन है ना, वो मैन्युफैक्चर तो होते हैं, मैन्युफैक्चर से ज़्यादा वो असेंबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में चिप्स वगैरह, जो चिप वगैरह है जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती है, सेमीकंडक्टर वगैरह है, इन सब की प्रॉब्लम है, इनकी इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में उतनी नहीं होती है। तो ये ना चाइना से, ताइवान से, कई बार यूएसए से इंडिया को ना इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और फिर वहाँ से इंपोर्ट करके महंगे पड़ते हैं। तो ये चीज़ है ना, तो इसलिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मतलब ओरिजिनली नहीं होती। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट, जो ऑलमोस्ट देखोगे 60% मैन्युफैक्चरिंग होती है, 40% आज भी ना इंडिया में ना असेंबल किया जाता है, जो प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है, सॉरी। ठीक है, तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें चीज़ है वीक इंस्टीट्यूशन या गवर्नेंस, कि अगर राइटर बोल रहे हैं जहाँ भी ना, जहाँ पर भी जो इंस्टीट्यूशन है, जिस भी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है ना, अगर वो क्या बोल रहे हैं, तो राइटर बोल रहे हैं जिस भी कंट्री में ना जो इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नेंस है, अगर वो वीक है, अगर वहाँ पे जैसे जुडिशरी है, गवर्नेंस में इनोवेशन नहीं है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे नीति आयोग है, दूसरे भी जो कमीशंस हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी है, पहले जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर सही से काम नहीं करेंगे, लेजिस्लेचर है वो सही से काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे ना रिफॉर्म बराबर नहीं आएंगे, तो रिफॉर्म वगैरह नहीं आएंगे, तो पॉलिसीज़ वगैरह जो टाइम के हिसाब से चीज़ बदलती हैं, हर एक दशक में चीज़ें बदल जाती हैं, नई एक टेक्नोलॉजी आती है। जैसे 10 साल पहले 2013-14 में ना, 13-14 में जियो आया था, फिर ठीक है, और 14-15 में जियो ने ना फ्री सर्विस कर दी थी इंटरनेट की। तो उसके बाद से ना डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गया था इंडिया में, ठीक है, और उसी के चलते 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया था पीएम मोदी ने। तो उसके बाद से, और अब तो देखो, अब 10 साल होने पे आ गए, ऑलमोस्ट हो ही गए 10 साल, और तब से लेकर अब तक ना बहुत इंडिया में आप एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कैश ट्रांजैक्शन के बारे में भी मामले देखो, आप पेटीएम से, फ़ोनपे से, यूपीआई से वगैरह से आप कैश ट्रांसफ़र करते हो, मोमोज से लेके आप, मतलब आप मोबाइल फ़ोन तक, लैपटॉप तक, गाड़ी तक खरीद लेते हो। ठीक है, तो ये एक ना रिवोल्यूशन है, एक हर एक दशक में ना चीज़ें बदलती हैं, और काफ़ी अच्छे उसमें बदलती हैं। तो अगर आप रिफॉर्म नहीं करोगे, पॉलिसीज़ में बदलाव नहीं करोगे, इनोवेशन नहीं लेके आओगे, R&D, और जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, उनको बराबर ट्रेन नहीं करोगे टाइम के हिसाब से, ठीक है, तो वो तो पुरानी पुरानी जो उनकी ट्रेनिंग हो रखी है, पुरानी चीज़ों, मतलब तरीके से, तो वो तो उसी में काम करेंगे, और फिर चीज़ें मतलब उतना बेटर नहीं चल पाएंगी। जैसे दूसरी कंट्री जो डेवलप कर रही है, यूएसए वगैरह, वहाँ पे जो इनोवेशन, रिसर्च है, R&D है, वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे वो कंट्री ज़्यादा अच्छा डेवलप कर पाती है। ठीक है, और चौथा इसमें है कि क्यों मिडिल इनकम ट्रैप में कंट्रीज फंस जाती हैं, वो है डेमोग्राफिक चैलेंज। जैसे इंडिया में अभी बोल रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन बोला जा रहा है ये भी है कि भाई ये यूथ पॉपुलेशन ना अगले जो 15 से 20 साल में ना खत्म हो जाएगी, मतलब 50 तक है आपके पास जो भी है, 50 के बाद नहीं रहेगी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो जब तक यूज़ करना है कर लो। तो ये चीज़ है, इसलिए बहुत सारी कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती हैं। ये चीज़ था, तो इसमें पांच चीज़ें थी: लोअर कॉस्ट, इनोवेशन, नो डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्री, वीक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, और चौथा डेमोग्राफिक चैलेंजेस। ठीक है, अब राइटर बात करें ना कि जो मॉडल हैं, जो इंडिया को विकसित भारत बना सकते हैं, उनके बारे में बात करें, तो उनके जो हर एक मॉडल है, हर एक जो कंसेप्ट है, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इसमें जो कंसेप्ट है वो वॉशिंगटन कंसेंसस के बारे में। तो बेसिकली क्या है ना, ये बात करता है फ्री मार्केट के बारे में, ओपन मार्केट के बारे में, जहाँ पर कंपटीशन हो, प्राइवेट कंपनीज का ना, जो क्रिटिकल सेक्टर भी है वहाँ पे भी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इसरो में प्राइवेट सेक्टर का क्या बोला, इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, उसको जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा उसको जगह दे, उसको ना एक तरह से सहारा दिया जा रहा है, हेल्प दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई आप आइए और आप भी ना इसरो में, हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसमें काम कीजिए, डिफेंस सेक्टर में भी ये हो रहा है। ठीक है, तो धीमे धीमे ना मतलब वॉशिंगटन कंसेंसस ये बोलता है कि वो FTA वगैरह, फ्री मार्केट ट्रेड है, इन चीज़ों को बोलता है कि ये चीज़ प्रमोट करना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री इस चीज़ का प्रूफ है कि ये जो कंसेप्ट है ना, वो फुली मतलब जस्टिफाई, जो फुली प्रूव नहीं है कि आप उससे ना एक डेवलप्ड कंट्री बन जाओगे, विकसित देश बन ही जाओगे, क्योंकि इससे ना पर कैपिटा इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन कंट्री ना उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाती, वो मतलब विकासशील ही रहती है, वो डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ा बहुत पर कैपिटा बढ़ जाता है, ये चीज़ है। ठीक है, अगला जो इसमें कंसेप्ट है वो है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, मतलब चीज़ें रूल के हिसाब से चलें। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कोई भी कैसे भी अपनी मन मर्जी से चीज़ चला रहा है। ठीक है,
करप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब इस चीज़ की बात, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, जस्ट जो जुडिशरी है, इंस्टीट्यूशन है, उसकी इसमें भी वो चीज़ है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे चाइना, साउथ कोरिया। लेकिन हाँ सॉरी, लेकिन राइटर बोल रहे हैं कि चाइना और साउथ कोरिया ने ना इस कंसेप्ट को भी ना गलत ठहरा दिया है, क्योंकि वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पे तो ओपन मार्केट है नहीं, ठीक है। वहाँ पे तो ज़्यादातर जो वहाँ पे तो क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया, जैसे हमने देखा ना, साउथ कोरिया ने, हमने बताया कि साउथ कोरिया 1988 तक ना वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, और चाइना में तो अभी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब अगला जो कंसेप्ट है इसमें वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब सिंपल है कि जब भी जैसे कोई गवर्नमेंट चाहती है कि भाई नए स्टार्टअप्स हैं, कोई इंडस्ट्री है, तो वो ना अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, प्रॉफिट कर पाए, देश देश में जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे पाए, उसमें सपोर्ट कर पाए कंट्री को। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करी, गवर्नमेंट पहले शुरुआत में ना उस इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर सेक्टर को, या उस पर्टिकुलर स्टार्टअप को ना सपोर्ट करेगी, सब्सिडी दे के, इंसेंटिव दे के, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, ठीक है, उस तरह से। तो उस चीज़ के बारे में तो मतलब उस वो चीज़ आती है इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। और बराबर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की बात करें इसमें, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, उसमें उसमें होता है कि जो ये ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, कि इसमें क्या होता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म में, कि भाई यहाँ से ना एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो आप बाहर से ना आपके पास डॉलर आएंगे तो आपकी कंट्री की जो रिजर्व्स हैं, और आपकी कंट्री के पास ना डॉलर्स होंगे, तो अच्छा खासा तेल वगैरह, पेट्रोल वगैरह सस्ते में खरीद पाएगी, और मतलब बोलते हैं ना, इंडिया के लिए जो प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं, वो सस्ते हो जाएंगे। और ओपन कंडीशन की हम लोग बात करेंगे, ये चीज़ है। फिर राइटर बात कर रहे हैं, देखिए क्या हुआ था कि जो मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया ने ना हमने ये तीन चीज़ें पढ़ ली, तीन कंसेप्ट पढ़ लिए, वॉशिंगटन कंसेंसस, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। लेकिन राइटर बोल रहे हैं इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई, इंडिया में ये चीज़ क्यों नहीं अडेप्ट कर पाई इंडिया। तो राइटर बोल रहे हैं भाई कि 1991 से पहले, 1991 से पहले, 1991 से पहले क्या हुआ था कि भाई इंडिया में इंस्टीट्यूशन तो अच्छे थे, आईटी वगैरह इस्टेब्लिश कर दी थी, ठीक है, और प्लांट भी लगा दिए थे, लेकिन कंपटीशन नहीं था, ठीक है। कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन लेके नहीं आया। जैसे एक्सपोर्ट जोन थे, तो एक्सपोर्ट जोन मतलब उनको सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, ऑल्दो जो एक सही इंटेंशन के साथ वो मतलब लगाए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन उनका बराबर यूज़ नहीं किया, ठीक है। एफिशिएंसी पे फोकस नहीं किया गया। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी स्टार्टअप सही से काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने ना उसकी एफिशिएंसी देखते हुए कि भाई वो इतना एफिशिएंट नहीं है, उसको मतलब कि ना उसको पेनल्टी नहीं लगाई, उसको उठाया नहीं, उसको उसको टॉलरेट करते रहे। और ये जो टॉलरेट करना था ना, यही इंडिया के लिए गड़बड़ रही, कि इंडिया ने कंपटीशन को सहारा नहीं दिया। जो भाई सिंपल सा बात है, जो इंडस्ट्री इंडिया को फायदा करेगी, जो कंपनी इंडिया को फायदा करेगी, जो स्टार्टअप इंडिया को फायदा करेगा, गवर्नमेंट को उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिया ने नहीं किया, तो ये इस चीज़ का ना इंडिया को लॉस हुआ, ठीक है। और फिर राइटर बात बोल रहे हैं कि ना चाइना में क्या हुआ, चाइना में ना, चाइना क्या करता है कि चाइना ना जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लो पंचायत है, पंचायत राज वहाँ पे, ठीक है, लोकल इंस्टीट्यूशन है, जो वार्ड कमेटी होती है, म्यूनसिपल जो म्यूनसिपालिटीज होती हैं, वहाँ पे ना वो उनमें ना बॉटम अप अप्रोच होती है। लेकिन इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। वहाँ पे मतलब ऊपर से सीधे मतलब आदेश आते हैं, और जो जो नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। उनके पास जो फिजिकल प्रूडेंस नहीं होती, फिजिकल उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं होती, फाइनेंशियल इश्यूज उनके पास होते हैं, रेवेन्यू राइट्स उनके पास होते नहीं है, म्यूनसिपैलिटीज करता है कि भाई वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसी के लिए राइटर बोल रहे हैं। अगली चीज़ राइटर ने बोला भाई इंडिया में प्रॉब्लम क्या और रही कि इंडिया ने ना जो इनएफिशिएंसी थी, जैसे मैंने अभी बताया, जो कंपनीज की इनएफिशिएंसी थी, इंडस्ट्री की जो इनएफिशिएंसी थी, उसको इंडिया ने टॉलरेट कर लिया। उसको इंडिया को टॉलरेट नहीं करना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि 1950s में ना इंडिया में प्लांट, जो स्टील प्लांट थे ना, वो स्टैब्लिश किए गए, स्टील प्लांट, ठीक है, जैसे राउरकेला वगैरह, ठीक है। और लेकिन वो ना सही से काम नहीं कर पाए, वो मतलब उतने एफिशिएंटली, या मैं बोलूँ मैं कॉस्ट एफिशिएंटली काम नहीं कर पाए। और वहीं पे जो साउथ कोरिया में ना, वहाँ पे एक स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हुआ, और वो वर्ल्ड का ना आज टॉप मोस्ट जो स्टील प्लांट्स है ना उसमें है। तो ये फ़र्क है, मतलब इंडिया में जो इनएफिशिएंसी थी ना, जो लोग सही से काम नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर कोई तलवार नहीं टांगी गवर्नमेंट ने, उसको गवर्नमेंट सहारा देते रही, उसको उसकी जो इनएफिशिएंसी थी, उनकी जो नाकामी थी, उनकी जो नालायकी थी, उसको ना बर्दाश्त करती रही, ये चीज़ है बस। अब राइटर बोले व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, जैसे उन्होंने बोला ना कि भाई जो इनएफिशिएंट कंपनीज है, जो सही से काम नहीं कर रही हैं, उनको सपोर्ट मत करो, उनको सब्सिडी इंसेंटिव मत दो। जो स्टार्टअप, जो इंडस्ट्री सही से काम करे, उनको सब्सिडी वगैरह इंसेंटिव दो, टेक्नोलॉजी दो उनको, ठीक है। दूसरा वो बात कर रहे हैं चाइना कि जो चाइना का जो एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल था, उसको फॉलो करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, ठीक है। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं
उनकी जो प्रोसेसिंग है वो बराबर करो, उनकी क्वालिटीज़ बेटर करो, जिससे बाहर की जो कंपनीज़ है ना उनको क्या बोलते हैं इम्पोर्ट करें इंडिया से, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इंडिया की जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली इन स्कूलिंग लेवल पे, ठीक है, 12th से पहले का जो 12th तक जो स्कूलिंग होती है ना, उसको बेटर किया जाए। क्योंकि इंडिया में जैसे आपने असर रिपोर्ट पढ़ी होगी, एजुकेशनल जो स्टेटस रिपोर्ट आती है एजुकेशन के ऊपर, जो प्रथम एनजीओ करके जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके वो पूरा जो एक ग्रुप है, वो उसको ना सर्वे करवाता है और उसको जारी करता है हर साल। 2024 की रिपोर्ट में भी ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें रिपोर्ट में था कि पाँचवीं क्लास का बच्चा ना सेकंड क्लास की दूसरी क्लास की भी किताब नहीं पढ़ पाता है बराबर, ठीक है। और 8वीं क्लास का बच्चे भी ना सिर्फ 44% बच्चे ऐसे थे, 44 से 45% बच्चे सिर्फ ऐसे थे जो बुक्स पढ़ पा रहे थे सेकंड क्लास की, दूसरी क्लास की, सोचो, ठीक है। और 8वीं क्लास के बच्चे भी देखा गया भाई कि उनकी जो एक क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल जो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला जो मैथमेटिक्स होता है ना, उसमें भी वो बराबर नहीं थे, ठीक है। वो हार्डली 20 to 30% बच्चे ऐसा कर पाए। तो ये चीज़ है, मतलब कि इंडिया में जो फाउंडेशनल जो लिटरेसी, फाउंडेशनल जो एजुकेशन है ना, वो बहुत बेकार है। इसीलिए इंडिया में आपने देखा होगा भाई कि इंडिया में इतनी ज़्यादा कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और शायद अगला टॉपिक हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सारी कोचिंग क्यों है इंडिया में? जब इंडिया में स्कूलिंग होती है, स्कूल पर इतना पैसा खर्च किया जाता है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो कोचिंग जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एग्जाम सेंट्रिक हो गया, वो कॉम्पिटिशन सेंट्रिक हो गया। वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस किया था, साइंस पे फोकस नहीं किया जाता, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ साइंस, ठीक है। पहले आप साइंस समझोगे किसी भी चीज़ के बारे में, फिर उससे टेक्नोलॉजी ईजाद करोगे, बनाओगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या ऐसे सीधा टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, ठीक है। साइंस के बारे में जानते नहीं। जैसे इंडिया में ना बीटेक लोग ज़्यादा करते हैं, बीएससी नहीं करते हैं। बीटेक इज अ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, बीएससी इज अ बैचलर ऑफ साइंस, वहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती है। लेकिन इंडिया में अगर बीएससी अगर कोई करता है, तो बीएससी करने वाले बंदे को ना उतना बेटर अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि बीटेक करने वाले बच्चे को ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं जॉब ओरिएंटेड, क्या बोलते हैं एक तरह से एक वो है, क्या बोलते हैं सब चीज़ें है, मतलब बीटेक बेसिकली ना एक जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई है, वहाँ पे सीधा आपको जॉब मिलता है। और बीएससी वगैरह है, वो आपको वो जो पूरा कोर एजुकेशन है ना, जो पूरा रॉ एजुकेशन है वो है, ठीक है। तो उसको लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अगला चीज़ बोल रहे हैं राइटर, क्या करना चाहिए इंडिया में? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको बेटर करना चाहिए। उसमें खैर इंडिया ने अच्छा किया भी है, रोड्स वगैरह अच्छे बनाए हैं, हाईवेज अच्छे बनाए हैं, डैम्स वगैरह अच्छे बनाए हैं, आईआईटीज़ बनी थी, ठीक है। मैंने जैसे बोला, मैंने स्टील प्लांट बनाया ही था। दूसरा, अगर वो और फिर भी इंडिया को थोड़ा सा उनको मेंटेन करने की जरूरत है बराबर, ठीक है। और उनको सस्टेन करने की जरूरत है, क्योंकि बन तो गए लेकिन सस्टेन नहीं हो पाते इंडिया में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई इंडिया मतलब राइटर ने, कि जो इनएफिशिएंट कंपनीज हैं उनको सपोर्ट मत करो ज़्यादा। चाइना का जो एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल है उसको उस पर फोकस करो। एजुकेशन स्किल दो लोगों को, अगर बच्चे एजुकेशन ले रहे हो तो उनको एजुकेशन दो बराबर, स्किल लेना चाहते हैं तो उनको स्किल दो। जैसे बीटेक ना एक स्किल है, बीटेक में जो पढ़ाई है तो वो स्किल है, एजुकेशन इज अ बीएससी। तो लोग एजुकेशन को तो खराब ही मानते हैं, बीएससी को तो खराब ही मानते हैं बीटेक के सामने, तो वो चीज़ है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्म्स। अगला टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं वो डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ की जो इनएफिशिएंसी है, डब्ल्यूटीओ अगर राइटर बोल रहे हैं अगर अपने अंदर रिफॉर्म नहीं लेके नहीं आएगा, डब्ल्यूटीओ में अगर रिफॉर्म नहीं आएंगे, तो डब्ल्यूटीओ बहुत जल्दी अगले आने वाले कुछ सालों में ना उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उसका जो एक सिस्टम है उसकी नाकामी की वजह से ना वो इरेलीवेंट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और भी कुछ आरोप लगते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में कि कुछ भी हो, लेकिन डब्ल्यूटीओ जो फेवर करता है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को करता है, जो बड़ी डेवलप्ड कंट्री है वेस्टर्न में और यूरोप में, उनको ही करता है, ठीक है। तो चलो थोड़ा इसको हम और एलेबोरेट तरीके से पढ़ लेते हैं। तो इसमें राइटर बोल रहे हैं बेसिकली कि पहले क्या था कि 1945 से कि से पहले क्या था, एक चीज़ था कि जो ट्रेड था ना उसमें मोनोपलाइजेशन था। उसमें मोनोपोली थी किसी एक कंट्री की, दो कंट्री की, तीन कंट्री की, ठीक है। जो ट्रेड था वो डिसेंट्रलाइज नहीं था, सेंट्रलाइज था, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ के हाथ में था, वो कंट्रीज जैसे भी चाहती उस ट्रेड को अपने अकॉर्डिंग बदल देती। जब भी चाहती प्राइस मैनिपुलेशन हो जाता था, जब भी चाहती थी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना उसकी जो सप्लाई चेन होती है बेसिकली, उसको वो कभी भी अफेक्ट कर देती थी। तो ना ये जो चीज़ थी ना वो मतलब बराबर नहीं थी, फेयर नहीं थी। तो उस चीज़ को फेयर करने के लिए 1947 फेयर करने के लिए ना 1945 के बाद या 1950 के बाद या बोलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना एक गेट करके एक ट्रीटी या एग्रीमेंट लाया गया, ठीक है। और इसका पूरा नाम था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ये क्या था, ये कब लाया था? 1947 में। ये बेसिकली इसका काम क्या था? रिमूव करना, हटाना, कम करना, रिमूव करना, हटाना या थोड़ा कम करना, रिड्यूस करना, क्या? ट्रेड बैरियर्स। बहुत सारी कंट्रीज को ट्रेड टैरिफ लगा देते कंट्रीज के ऊपर, एक कंट्रीज दूसरी कंट्री के माल के ऊपर ट्रेड जो टैरिफ लगा देते ना उसको, उस टैरिफ को उठाने और जैसे दूसरी कंट्री का माल उसकी कंट्री में ना पाए, तो उस चीज़ को कम करने के लिए फ्री ट्रेड हो पाए, इस चीज़ को लाने के लिए ये गेट
जो एग्रीमेंट था वो लाया गया था, ठीक है, जिससे ट्रेड है वो काफ़ी स्मूथली चल पाए। फिर ये थोड़ा टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, ये भी बदला। 1995 में एक फुल प्रूफ्ड एक WTO ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, जिसको बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, ठीक है। और बेसिकली इसका काम क्या था? इसका काम था फ्री और फेयर ट्रेड करवाना। जो डिस्प्यूट होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ट्रेड के बीच में, उसको कम करना और डिस्प्यूट को कम करना, इसलिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी बनाया गया बराबर, ठीक है। ये चीज़ है। अब राइटर बात बोल रहे हैं ना, जो सिस्टम था, जो टॉपिक है इसमें बेसिकली वो है भी इसी चीज़ के कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना WTO की, जो बनाई गई थी पीसफुल रेजोल्यूशन के बारे में। अगर किसी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चलता रहता है। और जब से प्रेसिडेंट बने हैं ट्रम्प, तब से उन्होंने बोला कि टैरिफ लगा, 3 कंट्रीज़ के ऊपर तो प्राइमरीली टैरिफ लगा भी दिए हैं। पहला कनाडा, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चाइना, और तीनों के ऊपर और अभी थोड़ा बहुत कनाडा और मैक्सिको शायद 1 साल की ना रियायत दे दी गई। 1 साल तक आप लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, छेड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन एक साल के बाद आपको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। चाइना के ऊपर तो वो चीज़ नहीं की है, चाइना को तो अभी से टैरिफ बराबर लगा रखे हैं। तो ये चीज़ है। तो अब इसके बाद क्या चीज़ है ना कि ये बोला जा रहा है कि डिस्प्यूट जो सेटलमेंट बॉडी है WTO की, ये ना फेल हो गई है, इसने सही से काम नहीं किया है। और जो जिस चीज़ के लिए बनाई गई थी, किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? फ्री और फेयर ट्रेड के लिए। अगर ट्रेड वॉर हो रहा है तो सही, वॉर इसलिए हो रहा है ना क्योंकि चीज़ें फेयर नहीं थी, चीज़ें ओपन नहीं थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थे, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसमें है ना, ये क्या बोल रहे हैं राइटर, ये बोल रहे हैं कि 2019 में ना, 2019 से लेके 2025 तक ये जो पूरा सेटलमेंट है ना, ये पूरा जो डिस्प्यूट जो सेटलमेंट बॉडी है, ये पूरी तरह से फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें ना जो यूएसए ने ना इसमें जो जज होते हैं इस बॉडी में, जो रेजोल्यूशन लेके जो रिजॉल्व करते हैं इशूज़ को, सॉल्व करते हैं इशूज़ को, उसमें ना जजेस को अपॉइंट ही नहीं होने दिया यूएसए ने, अमेरिका ने, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में, कि जो कंट्रीज होते हैं ना, देखो भाई, WTO बनाया क्यों गया था? फ्री और फेयर ट्रेड के लिए, ओपन ट्रेड के लिए, FTA के लिए, फ्री ट्रेड हो पाए एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री के बीच में। लेकिन इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो मॉडल है, कंसेप्ट है कंट्रीज का, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जहाँ पर कंट्रीज एक कंट्री के माल के ऊपर, गुड्स के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा देती है, जैसे वो जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट होता है, वो जो गुड होता है, वो जो सामान होता है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो रह पाता डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री होती है, कंपनीज होते हैं, उनके प्रोडक्ट के आगे, फिर उनको कोई खरीदता नहीं है बाहर से आए प्रोडक्ट को। तो ये जो चीज़ है ना, ये WTO की जो कोर पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट है। तो बोले ये अब ये चीज़ चल रही है, अब इसी चीज़ को WTO अगर ख़त्म नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर WTO की रिलेवेंस क्या रही? WTO किसी काम का नहीं है। जैसे अब बोला है ना, जो नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी चलाते हैं सब लोग, ऐसा नहीं, इंडिया भी चला ही रहा है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत वाला क्या है? आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं वही चीज़ है, ठीक है। और यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो तो जब 2018 में भी थे, तो उस टाइम भी उन्होंने बोला था अमेरिका फर्स्ट, और इंडिया भी बोलता ही है, ठीक है। चाइना तो है ही, चाइना ने तो और WTO ने जैसे भी चिप वगैरह और एक तरह से जो AI जो टेक्नोलॉजी थी उसको देने से मना कर दिया चाइना को। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें तीसरा टॉपिक है, वो है ट्रिप्स अग्रीमेंट, जो इशूज़ है WTO में, वो है ट्रिप्स अग्रीमेंट के बारे में। ट्रिप्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड, एक तरह से जो क्यों ना, पेटेंट से रिलेटेड जो टॉप वो चीज़ें होती हैं, जैसे भाई जो पेटेंट और कॉपीराइट जो प्रोटेक्शन के बारे में, ये चीज़ जो ये अग्रीमेंट है, ट्रिप्स अग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी कंपनी ना, अमेरिका में किसी कंपनी ने कोई मेडिसिन बनाई, उस मेडिसिन में जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उस जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो यूएसए की जो कंपनी बोले भाई उस फॉर्मूले को हम नहीं देंगे, ठीक है। और उसने अभी बनाई है, और अगले साल क्या होता है भाई, कोई कोई दुनिया में ना कोई इस तरह की कोई बीमारी आई थी, कोविड जैसी, ठीक है, COVID-19 जैसी, या जो कोविड जैसी कोई बीमारी आ जाती है वायरस वाली, ठीक है, या मतलब कोई भी बीमारी आ जाती है, और उसके लिए ना उस पर्टिकुलर जो दवा है, उस फॉर्मूला है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और भाई WTO बोल रहा है भाई कि भाई अब अमेरिका कंपनी से कि भाई उस फॉर्मूले के बारे में आप सबको बता दो, दुनिया में जो दूसरे भी कंपनीज हैं, जिससे वो ना उस दवाई को बना पाएँ और लोगों को, जो लोग बीमार हो गए उसको ठीक कर पाएँ। लेकिन भाई कंपनी बोलेगी हम नहीं देंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमने बनाया है उसको, फॉर्मूले उस फॉर्मूले से जो बनी हुई दवाइयाँ हैं, उसको हम लोग सिर्फ अपनी ही कंट्रीज़ में ही, अपने जो लोग हैं, अपने जो सिटीजन उन्हीं को देंगे, उन्हीं के लिए जो मेडिसिन बनेगी वो उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो भाई इससे क्या होगा ना कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ह्यूमन लाइफ की बात आ जाती है, तो वहाँ पे ये पेटेंट राइट वगैरह भी ना खत्म हो जानी चाहिए, मतलब मैटर नहीं करते। तो इस चीज़ को ना, ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पाया WTO, ये चीज़ है मतलब, ठीक है।
अब है रीजनल एग्रीमेंट। अब बोला जा रहा है भाई डब्ल्यूटीओ की रिलेवेंस में ना इसलिए भी कम हो गई है क्योंकि रीजनल एग्रीमेंट बहुत बन गए हैं, जैसे आरसीईपी है, ठीक है, जिसमें चाइना और आपकी जो साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्री है, सबको मिला के टोटल 15 कंट्रीज हैं। और आप पहले ना इसका पार्ट इंडिया भी बनने जा रहा था, बाद में वही चीज़ की प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी वगैरह और कुछ चीज़ों की वजह से इंडिया नहीं बना। और भी हैं सी पी टी पी वगैरह जो अग्रीमेंट है, वो भी इस तरह के रीजनल एग्रीमेंट है। तो बोल रहे हैं इस तरह की जो चीज़ें ना वो ना डब्ल्यू के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। तो ये मतलब बेसिकली बोला जा रहा है। और इसके बारे में फिर बोला जा रहा है भाई दोहा राउंड के बारे में। 2001 में ना दोहा राउंड आया था, उसमें क्या था बेसिकली, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, जो विकासशील देश हैं, जो भी विकसित नहीं हुए हैं, विकास विकास विकसित होने के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे इंडिया वगैरह है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज ने ये बोला था, विकासशील देशों ने, कि भाई जो जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश है ना, जैसे यूएसए, जर्मनी वगैरह, ठीक है, जापान वगैरह, वो ये करें भाई, वो अपने जो इंडस्ट्री हैं, ठीक है, उनको सब्सिडी ना दें। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में बड़ा इशू चलता है ये कि भाई अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज हैं, जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह, वो अपने किसानों को बहुत सारी सब्सिडी देते हैं। तो उनके किसान फिर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस प्रोडक्ट को बहुत सस्ते में मार्केट में बेचते हैं। तो उनके प्रोडक्ट के आगे हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो उनको लेता नहीं है। तो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बोला ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए दोहा राउंड आया था 2001 में। तो ये वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो अब राइटर बोल रहा है भाई डब्ल्यूटीओ को ना इमीडिएट रिफॉर्म की जरूरत है। अगर इमीडिएट रिफॉर्म नहीं होंगे तो डब्ल्यूटीओ इरेलेवेंट हो जाएगा। ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है बेसिकली इसमें वो है कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो मैं अब बोला भी था। तो इसमें बेसिकली मतलब एक चीज़ है कि एक मूवी, पहले राइटर बोल रहे हैं एक मूवी के बारे में, जो मूवी थी बेतियन करके। बेतियन एक तमिल मूवी थी जिसमें रजनीकांत थे। तो उसमें बेसिकली यही था कि भाई किस तरह से जो कोचिंग वाले होते हैं, या कोचिंग माफिया होते हैं, या कोचिंग होती हैं, किस तरह से पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे बड़े बड़े सपने दिखा के, ड्रीम्स सिखा के, और पैसे मतलब बच्चों का एडमिशन करवा लेते हैं। और फिर अगर बच्चे के पास पैसे, फैमिली के पास पैसे होते भी नहीं है ना, तब भी वो क्या करते हैं कि बहुत सारे उनको फिर ऑप्शन दे देंगे कि आप ना, अगर जैसे 2 लाख रुपए हैं तो उसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपये, 50,000 करके आप दे दीजिए। और अगर नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, लोन ले लीजिए बैंक से, इतने परसेंट पे जो स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन होता है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे मतलब एडमिशन करा ही लेते हैं, ये चीज़ है। अब बहुत और भी चीज़ें हैं कि भाई, और मतलब राइटर बोल रहे हैं भाई कि वहाँ पे ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा होता, कोचिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना होता नहीं है। जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उतना अच्छा होता नहीं है। और वहाँ पे जो मतलब सीट हैं 100 की, और मतलब क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बच्चों पे फोकस हो नहीं पाता है, क्योंकि एक हज़ार बच्चों की क्लास हो रही है। अब हमें एक बच्चे पे कौन ध्यान देगा भाई, इतनी सारी क्लास में 2 घंटे क्लास हो रही है मान लो, कहाँ से वो एक बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे। तो अब राइटर बोल रहे हैं कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री, जो कोचिंग है ना, ये मतलब इस तरह से इतना प्रोमिनेंट हो ही क्यों गई, इतनी मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट हो क्यों गई, लोग बच्चे इसमें एडमिशन ही क्यों लेते हैं, मतलब क्या एजुकेशन, क्योंकि तो मतलब राइटर उसी की बात कर रहे हैं भाई कि देखिए इंडिया का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, उसमें ना बहुत सारी कमियां हैं, लूप होल्स हैं, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। फाउंडेशनल, जैसे मैंने बताया ना असर रिपोर्ट के बारे में, फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल जो स्किल्स हैं, वो चीज़ तो है ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसने मतलब क्लास 10th में या क्लास 12th में मैं जो चीज़ें पढ़ी थी साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस में, या इकोनॉमिक्स के जो भी कुछ भी कंसेप्ट, ठीक है, किसको पता होता है भाई, कोई मतलब कोई पढ़ता ही नहीं, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड मतलब पढ़ाई हो गई है, सिर्फ एग्जाम दो, बस मार्क्स लेके आओ, हमारे मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई हो गई है, ठीक है। साइंस पर जैसे और बताया मैंने, साइंस पर लोग फोकस नहीं करते, सीधा बस यही है भाई, है कि कोचिंग पकड़ो, बस कैसे भी 12th पास कर लो, उसके बाद कोई एग्जाम मतलब बीएससी बीए कैसे भी कर करा लो, पास हो जाए, उसके बाद कोई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट कर लो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मतलब ये मतलब जो अभी जो इंडिया में जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ जॉब के लिए रह गया है, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। जैसे भी एक ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए CUET टेस्ट लेके आ गए, ठीक है। अब उसके लिए भी कोचिंग लोग बड़े बड़े प्रलोभन दे रहे हैं भाई बच्चों को कि भाई ये टेस्ट क्वालिफाई करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे, हमारे पास बेस्ट एक मॉडल है, क्या बोलते हैं, टेस्ट को क्वालिफाई करने का, एग्जाम को क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मतलब जो इसीलिए ना एक कंसेप्ट चल अभी मतलब एक फ्रेज यूज़ होता है अभी स्कूल के लिए कि डमी स्कूल, मतलब ऐसे स्कूल जो नाम के स्कूल हैं, वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ बच्चे जाते हैं एक तरह से बस क्लास पास करने के लिए, भाई उन्होंने 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, उन एजुकेशन के नाम पे जीरो, मतलब ये चीज़ है।
ठीक है। और ये डाटा है कि 2024 में ना जो प्राइवेट ट्यूशन है, जैसे कोचिंग का और वो बाहर बच्चे जो ट्यूशन ले रहे हैं कोचिंग वगैरह में, उसका उसका जो पूरा एक जो इंडस्ट्री है एक ये प्राइवेट ट्यूशन की, 2024 में ये 58,000 करोड़ की थी, 58,000 करोड़, ठीक है। 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी और हर साल ना 15% का इंक्रीज इसमें हो रहा है। और गवर्नमेंट अब राइटर्स में कुछ ऐसे कुछ ये भी बोल रहे हैं भाई कि जो स्टेम एजुकेशन होती है, साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अगर ये इन चीज़ों पर जितना, जब तक इन चीज़ों पर बहुत फोकस होगा ना, तब तक जो कोचिंग है ना वो रिलेवेंट रहेंगी, ठीक है। लेकिन भाई ये भी चीज़, भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस पॉइंट से ना मैं राइटर के से थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो पाया, ठीक है। बस थोड़ा लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी कि हाँ, ये वाला जो पॉइंट है मैं इससे थोड़ा मेरे को राइटर से मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ कि भाई स्टेम जो एजुकेशन है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी पे तो गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है और इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए। तो भाई ये मतलब ये इरेलीवेंट कैसे है, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब इसमें हम चीज़ बात करते हैं नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की बात कर रहे हैं राइटर। भाई जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, तो अ, वो खुद भी ना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बात कर रही है कि जो एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन है उसको थोड़ा कम करेंगे, मतलब जो फाउंडेशनल लिटरेसी है इंडिया में उसको अच्छी करेंगे। बहुत सारे और भी चीज़ें की गई हैं कि जो मल्टीपल असेसमेंट होंगे 10th के और जो बोर्ड एग्जाम है उनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल असेसमेंट होंगे, ऐसा मतलब मल्टीपल असेसमेंट होना चाहिए। ये भी चीज़ है, राइटर ये भी बोल रहे हैं भाई, ये एक तरह से सजेशन भी है कि भाई मल्टीपल असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर साल में एक बार एग्जाम हो गई, उसके बाद बेसिस पर मान लिया भाई ये बच्चा इतना मतलब जानता है या इसको इतना नॉलेज है, और या मार्क्स के बेसिस पर से बोल दिया भाई इतना उसको नॉलेज है, तो ये चीज़ बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं भाई स्टेट का जो रोल है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट को अपना बराबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपना भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है एजुकेशन के मामले में और स्कूल एजुकेशन के मामले में, उसको बराबर रखना चाहिए। और असेसमेंट से लेकर रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये ना एजुकेशन में होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए। और जो स्कूल एजुकेशन और क्या बोलते हैं, जो जो टीचर होते हैं, टीचर की ट्रेनिंग बराबर टाइम टू टाइम होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी ना ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम आ चुका है, जैसे जैसे एस टेक भी बोलते हैं, जिसमें ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह, ऑनलाइन स्कूल वगैरह ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए हैं, ठीक है। ट्यूशन भी बच्चे बहुत सारा ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ है मतलब कि देखिए मतलब अगर आप सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर टीचर भी ना टाइम के हिसाब से नहीं बदलेंगे, तो उनको क्या पता कि भाई नया क्या चीज़ आई है मार्केट में। तो उस हिसाब से टीचर की भी ना जो ट्रेनिंग ना हर 5 साल में या हर 5 साल में 8 साल में एक बार उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये चीज़ है। उसके बाद राइटर बात करते हैं स्कूल करिकुलम के बारे में कि उसमें रिफॉर्म होने चाहिए। स्कूल स्कूल जो करिकुलम होता है, जो सब सिलेबस होता है पूरा उसमें, ठीक है। और जो फीस होती है, फीस पे ना स्कूल की फीस पे कैप लगा देना चाहिए। और इंडिविजुअल, जैसे स्कूल लेवल पे क्या होता है ना, इंडिविजुअल अटेंशन दे पाते हैं। जैसे हमें प्राइमरी लेवल पे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ना जो टीचर ध्यान देते हैं, जो मैडम होती है ध्यान देते हैं। लेकिन आगे चल के हायर एजुकेशन वो नहीं हो पाता है, ना ही कोचिंग में हो पाता है। ना कोचिंग में, जैसे मैंने भी कोचिंग लिया है, तो अब मैंने देखा था 700 से लेकर 800, कभी कभी 900 बच्चों की क्लास होती थी। तो कहाँ एक एक बच्चे पर 2 बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे टीचर, तो वही चीज़ है। तो ये एयरटेल यहीं पर खत्म होता है।